Hello everyone, I'm Meenakshi Bariskar and I welcome you all to UEC Journalism channel. Today we have with us Sumit Gupta sir who successfully got placed in TCS. Hello sir and I Meenakshi Bariskar welcome you all on behalf of UEC News. Hello, Meenakshi. Thanks for inviting me for this wonderful session. So, how are you? I'm fine sir, how are you? Fine, fine. Okay sir. Sir, so let us begin this interview with your introduction. Sir, please give your introduction. Hello, Meenakshi. Hello, everyone. So, myself, Sumit Gupta. Recently, I have completed my BTech from Mechanical Engineering branch from UVC Ujjain. I am the former captain of Team Vilakshan and the former president of ISRE Society of our college, that is Indian Society of Heat, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. And recently, I am working for our training and placement cell of our college as a head coordinator of Mechanical Engineering branch. That's all. ओके ओके सर सर तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या कोई स्टूडेंट जिसे इंग्लिश नहीं अच्छे से आती हो क्या वो हिंदी को अपना मोड ऑफ लैंग्वेज यूज कर सकता है फॉर दिस टीसीएस एग्जाम इंक्लूडिंग द इंटरव्यू सी जनरली ऐसा होता है कि ऑफिशियल इंटरव्यू में प्रेफरेंस इंग्लिश को ही मिलता है ना। इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो बेटर है। बट टीसीएस ने कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, मतलब लैंग्वेज बैरियर कोई भी नहीं है। अगर आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हैं तो आप एक बार उनसे परमिशन ले सकते हैं, लाइक विद योर परमिशन कैन आई स्पीक इन हिंदी, और दैट टाइप ऑफ थिंग यू कैन डू। But most preferably you can go with English only. If you are basically they need that person who can deal with their clients, like mainly, and there are some projects from other countries also in DCS. Means if you're selected and if you're working in DCS, maybe you have to work with the clients of other countries, or maybe you have to work with the clients who don't know Hindi. So English is the common language to communicate with them. So better to go with English so that they get you and they can recognize you as a person who can talk to their clients fluently without any issues. So that's why I think go with the English for interview with proper fluency. ओके सर सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें ये बताइए कि आपने टीसीएस के लिए अप्लाई कैसे किया था और इसकी क्या प्रोसीजर आपने फॉलो की थी टीसीएस का लास्ट ईयर मीन्स सितंबर में रिक्रूटमेंट आया था, कैंपस ड्राइव आया था टीसीएस का। तो जनरली टीसीएस मास रिक्रूटर है, तो वो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट एनक्यूटी के थ्रू ही, मतलब उनका जो पहला फेज होता है वो एनक्यूटी के थ्रू ही होता है। तो पहले मैंने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल जो होता है टीसीएस का, उस पर अपना एप्लीकेशन सबमिट किया प्रॉपरली, और देन मैंने एनक्यूटी टेस्ट दिया, और उसके स्कोर के बेस पे ही इंटरव्यू के लिए प्रोसीड होता है। तो एनक्यूटी में अगर आपका, मतलब एनक्यूटी में 3 सेक्शन एंड इंग्लिश रीजनिंग। तो इन तीनों सेक्शन में अगर आपका मिनिमम 75% है, अगर तीनों सेक्शन में इंडिविजुअली आपका 75% होना चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है एनक्यूटी, तो उनका तो डेफिनेटली आपको, आपके पूरे चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर एनक्यूटी में आपका स्कोर 75% इंडिविजुअल सेक्शन में होना चाहिए, मीन्स ऑल ओवर नहीं होना चाहिए। ऑल ओवर अगर फुल मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं एनक्यूटी के वो 1800 होते हैं। 1800 में से अगर आप 1500 भी लाते हैं और अगर आपके एक सेक्शन में 75% नहीं है, तो भी आपके चांसेस बहुत कम है। अगर इंडिविजुअली आपका 75% आप क्रॉस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। और उसके बाद जो उसमें एक और सेक्शन देते हैं वो एनक्यूटी में प्रोग्रामिंग का। तो अगर प्रोग्रामिंग में, मतलब ऐसा रहता है कि प्रोग्रामिंग का इतना लोड नहीं रहता है। अगर आपका स्कोर नहीं भी है प्रोग्रामिंग में तो भी आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग
बेसिकली आपको डिजिटल पैकेज तक ले जाने के लिए बेटर होती है कि अगर आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप डिजिटल पैकेज के लिए भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने एनक्यूटी दिया था अक्टूबर में। तो जब अक्टूबर में एनक्यूटी मेरा क्वालिफाई हुआ तो मेरा इंटरव्यू हुआ था नवंबर में, अराउंड 19 नवंबर 2020। और इंटरव्यू में जनरली मतलब इंटरव्यू के बाद 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है कि आप क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो नवंबर में हुआ मेरा, तो दिसंबर तक, इनिशियल ऑफ दिसंबर आई गॉट टू नो दैट I got selected or I received offer letter also. ओके सर। Yes. और किस तरह के क्वेश्चंस, जैसे अगर रिटन एग्जाम की बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं रिटन एग्जाम्स में भी, तो आप उसके ईच सेक्शन में किस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। एनक्यूटी में जो टीसीएस का कैंपस ड्राइव होता है उसके एनक्यूटी में 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होगा आपका एप्टीट्यूड का, जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरा पहला सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड होगा आपका। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में और इंग्लिश रीजनिंग, इन तीनों सेक्शंस में डिवाइड होगा वो। तो क्वालिटेटिव में जनरली जो बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन quantitative. And in qualitative and English reasoning, like unseen passages, reasonings, or number series, these type of questions they ask. Or in second section, that is programming sections. So in programming section, they asked around 10 questions that is an MCQ based, and 2 questions that is based on programming language. Like they will give you one or 2 problems and you have to code for that problems. So if you are only focused on qualitative and English reasoning, then also you can get selected. Like they generally they have 2 sections, but if you are focused on aptitude part, then also you can get selected in NQT. Means if you really want to go for digital, then only you have to focus for programming part. Means if you score better in that part, then you can get selected in digital. But if you are only target for sorry, am I visual? Yes sir, you may continue the interview. So if you are only targeting for Ninja package, then you can just prepare for aptitude part itself. Okay sir, so selected. Yeah. Okay sir, so means like the weightage of section 1, that is including aptitude part, that has more weightage than the programming one. No. There is nothing like weightage. Like sections हैं, उन्होंने 4 sections दिए हैं, जिसमें से 4 sections में से 3 sections जो हैं वो आपके एप्टीट्यूड के बेस पे हैं और एक सेक्शन प्रोग्रामिंग के बेस पे है। तो अगर आप एप्टीट्यूड में भी अगर आप प्रॉपरली अच्छे से परफॉर्म करते हैं और हर एक एप्टीट्यूड के जो 3 sections हैं उसमें अगर आप 75% लाते हैं मिनिमम, तो आपका निंजा पैकेज के लिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। भले ही आपके प्रोग्रामिंग सेक्शन में बहुत कम मार्क्स आए हों, मतलब आप नेग्लिजिबल भी रहे, मीन्स अराउंड 60 का होता है वो प्रोग्रामिंग जो पार्ट होता है, उसमें से अगर आप 5 to 10 मार्क्स भी लाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप निंजा के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर जैसे आपका फोकस है कि हाँ आपको डिजिटल पैकेज पे ही फोकस करना है, तो आपको फिर प्रोग्रामिंग सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि अगर 60 आउट ऑफ आप अगर 40 to 45 या 60 मार्क्स तक मीन्स 50 मार्क्स तक लाते हैं, तो चांसेस है कि आपका डिजिटल पैकेज लग जाएगा। अदरवाइज अगर आप केवल निंजा के लिए टारगेट करते हैं तो बेटर टू फोकस ऑन क्वांटिटेटिव पार्ट, quantitative, qualitative and English reasoning. Okay sir, my next question is, what are the important tips that you would like to share with other students as well for this exam? Also tell us about the resources you use during this preparation. रिटन एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, लाइक
टीसीएस में जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है तो क्वांटिटेटिव पार्ट जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है। मतलब वहाँ से वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ पूछते हैं जनरली, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट हाँ मॉडरेट लेवल होता है कि आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और टाइम कंस्ट्रेंट काफ़ी अच्छा रहता है टीसीएस में। तो इस वजह से आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड मीन मीडियन मोड लाइक स्टैटिस्टिक्स, इन 3 से 4 टॉपिक्स पे ज़्यादातर फोकस करती है टीसीएस क्वांटिटेटिव पार्ट में। तो आपको ये सब मेजरली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सब की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और मतलब काफ़ी सारे सोर्सेज हैं इंटरनेट पे लाइक प्रेप इंस्टा, फेस ट्रैप करके, ये सारे क्या करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे टीसीएस के, और इनके मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, ये काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल होता है जहाँ आपको पे नहीं करना पड़ेगा बट आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नेट से आप ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं क्वालिटेटिव पार्ट के लिए। और इंग्लिश और रीजनिंग जो होती है, वो रीजनिंग ऐसा रहता है कि रीजनिंग का कोई फिक्स नहीं है, बट रीजनिंग इतनी टफ भी नहीं पूछते हैं वो, अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन भी है तो रीजनिंग आप इजीली क्रैक कर लेंगे। मेन पार्ट क्वांटिटेटिव का ही होता है, आप रीजनिंग और इंग्लिश में 75% अब आप इजीली ला सकते हैं, बट क्वांटिटेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेजरली फोकस उस पर करना चाहिए। इंग्लिश में ऐसा रहता है कि इंग्लिश में वो जनरली आपके स्किल्स चेक करते हैं, आपके सिलेक्शन स्किल्स चेक करते हैं कि सपोज उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी, और लाइक हायरिंग प्रोसेस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं कि मींस उन्हें ये क्राइटेरिया दे दिया तो इसको कौन सी पोस्ट पे हायर करना चाहिए, मैनेजर की पोस्ट पे या सीनियर मैनेजर, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इन सब टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं डीसीएस में। 4 से 5 क्वेश्चन तो यही पूछ लेंगे कि मतलब कुछ कंडीशंस दे देंगे वो, और आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि मतलब सामने जो पर्सन है जो उन्होंने कंडीशन में दिया है उसको हमें कौन सी पोस्ट पे पुट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन स्किल्स को चेक करने के लिए पूछ लेते हैं। अनसीन पैसेजेस रहते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन करीब अनसीन पैसेजेस के मिल जाते हैं, तो बेटर रहता है, वो इजी रहते हैं काफ़ी, तो वो इंग्लिश रीजनिंग और जो क्वालिटेटिव होता है वो इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। मेन फोकस क्वांटिटेटिव का ही रहता है। ओके सर, सो क्वांटिटेटिव पार्ट में अपने को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिसिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, यस उसके सर। क्वेश्चन सर, अगर नेट से यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं जिसमें वो प्रीवियस स्लॉट्स के क्वेश्चंस दे देंगे आपको, तो आप अगर वो देख के भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी सफिशिएंट है, आप क्रैक कर सकते हैं। ओके सर। सर तो जब अपन इंटरव्यू की बात करें, अब ये तो हो गया अपनी रिटन एग्जाम के बारे में, तो अगर अपन इंटरव्यू की बात करें तो टोटल हाउ मेनी इंटरव्यू राउंड्स वर देयर? इंटरव्यू में 3 राउंड्स होते हैं टीसीएस के, टेक्निकल राउंड, मैनेजमेंट राउंड और एचआर राउंड जो होता है। तो जनरली ऐसा होता है कि डिपेंड करता है उनकी टाइमिंग पे, कभी कभार वो ये तीनों राउंड आपके साथ में लेंगे, मीन्स आपका 30 से 40 मिनट का इंटरव्यू होगा जहाँ आपके पैनल में तीनों लोग बैठे होंगे, टेक्निकल एचआर भी बैठा होगा, एमआर भी बैठा होगा, टीआर भी बैठा होगा। और कभी ऐसा होता है कि अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो वो हो सकता है कि वो आपके इंडिविजुअली ले लें, पहले आपका टेक्निकल राउंड लें, फिर उसके बाद आपका मैनेजमेंट, फिर उसके बाद एचआर राउंड, ऐसा कुछ भी। कभी कभार 2 पार्ट में भी इंटरव्यूज डिवाइड होते हैं, तो ये डिपेंड उन पे करता है। तो और आपको अगर प्रिपेयर करना है तो टेक्निकल, जैसे सबसे पहले होता है टेक्निकल राउंड, तो टेक्निकल राउंड में जनरली वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क अबाउट विच लैंग्वेज यू प्रेफर्ड फॉर कोडिंग, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, कौन सी आपने स्टडी की है अपने बीटेक लेवल पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप किस टाइप से आंसर देते हैं। अगर आप बोलते हैं कि भाई बेसिक्स है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक बेसिक्स ऑफ C++, तो वो उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप बोलते हैं कि हाँ भाई आपने एडवांस लर्निंग की है जावा, पाइथन, इन सारी लैंग्वेजेस पे, तो डिपेंड करता है कि वो फिर उस लेवल के क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि आप बैकग्राउंड क्या है आपका, स्ट्रीम क्या है, लाइक मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो मुझसे वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मतलब मैं प्रोग्रामिंग में एकदम एडवांस प्रोग्रामिंग नॉलेज मुझे होगी। मीन्स किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर नॉन कोर जो होता है, नॉन आईटी बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट होता है, उससे वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कोडिंग आती होगी, बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है। और अगर सपोज आप आईटी से हैं, आईटी सीएस से हैं, तो उनका पूरा फोकस होता है आपके टेक्निकल स्किल्स पे ही।
कि आपने मतलब क्या सीखा है, आपको कितने सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है। तो जैसे जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो अपने टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, मींस बेसिक्स आप पढ़ सकते हैं प्रोग्रामिंग का, बेसिक नॉलेज लाइक सी और सी प्लस प्लस के थोड़े बहुत, ऊप्स का क्या यूज, ऊप्स क्या होता है या डिफरेंस क्या होता है, या बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इस टाइप के डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत लूप्स वगैरह के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। बट अगर जो आईटी स्टूडेंट्स हैं, सीएस और आईटी स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरा फोकस करना पड़ेगा अपने टेक्निकल पे ही, कि मतलब जो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, कि वो एकदम इनिशियल लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, वो पूछेंगे एकदम कोर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, कि लाइक उन्होंने प्रोजेक्ट्स में क्या किया। जो मैनेजमेंट राउंड होता है, टेक्निकल राउंड में वो दो चार क्वेश्चन करेंगे आपसे, थोड़े बहुत बेसिक्स पूछेंगे, अगर आपसे बनते हैं तो आप टेक्निकल राउंड क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपका मैनेजमेंट राउंड जो होगा, उसमें आपका मेन टेस्ट होगा, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं, कि आपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया, और प्रोजेक्ट्स में आपको क्या क्या परेशानियां आई, अपने प्रोजेक्ट्स में आपका रोल क्या था, और एग्जैक्टली मीन्स आपने क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके प्रोजेक्ट्स के। मेजर प्रोजेक्ट पे जनरली वो फोकस करते हैं, और हो सकता है कि आपका पूरा इंटरव्यू मेजर प्रोजेक्ट पे ही चला जाए। तो नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों को अपने प्रोजेक्ट्स और अपने जो अदर स्किल्स हैं उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन लैंग्वेजेस। मीन्स अगर आपको एकदम फाड़ लैंग्वेज भी नहीं आती है, मीन्स आप अच्छी कोडिंग नहीं कर पा रहे, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा है, मीन्स आप उनको कन्विंस कर पाए अपने प्रोजेक्ट्स और अपने अदर स्किल को एक्सप्लेन करके। तो लाइक अगर इंटरव्यू, सबसे पहले अगर सपोज कंबाइंड इंटरव्यू होता है, जैसे मेरा इंटरव्यू, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा कंबाइंड हुआ, तो उसमें टेक्निकल टीआर भी अवेलेबल था, एमआर और एचआर तीनों एक साथ पैनल में थे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो फिक्स होता है वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है, और यही क्वेश्चन होता है जो आपके इंटरव्यू को रन करता है। मीन्स एक हिसाब से इस आप जो बोलते हैं अपने बारे में, आपने जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोला, उसी के बेस पे आपका पूरा इंटरव्यू होगा। आपने क्या क्या बोला, वो उसी में से क्वेश्चन एक एक उठाएंगे और उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब इंटरव्यू देने के पहले हमेशा टेल मी अबाउट योरसेल्फ अपना फिक्स करके रखें कि आपको क्या बोलना है, और आप उसमें एक भी वर्ड ऐसा ना बोलें जिसको आप जस्टिफाई ना कर पाए। तो हर एक मतलब एकदम चुन चुन के उसमें वर्ड्स ऐड करने होते हैं, ताकि अगर उन्होंने कोई भी वर्ड पकड़ के आपसे क्वेश्चन किया और अगर आप जस्टिफाई नहीं हो पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है कि आप अपना थोड़ा सा पहले से फिक्स करके रखें कि एग्जैक्टली आपको क्या बोलना है अपने इंट्रोडक्शन में। और अगर आप, जनरली ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू या तो आप ड्राइव करते हैं या इंटरव्यूअर ड्राइव करता है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप ड्राइव करें, तो आपको अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ऐसी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसपे उसका अट्रैक्शन आए। मीन्स अगर आप प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये लीड किया, ये किया, वो किया, तो अगर आपने प्रोजेक्ट पे फोकस किया तो हो सकता है पूरे चांसेस हैं कि वो पूरा इंटरव्यू आपका प्रोजेक्ट पे निकल जाए। और अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में प्रिपेयर करके आए हैं, मीन्स ऐसा कर सकते हैं कि आप उस चीज़ पे फोकस डालें अपने इंट्रोडक्शन में जिस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ताकि वो कोई सा भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करे और आप उसको टैकल कर पाए। तो इस चीज़ से दिक्कत ऐसा होगा कि आपने इनिशियल मीन्स इंटरव्यू के स्टार्ट होने पे ही आपने कंट्रोल कर लिया इंटरव्यू को। मीन्स फिर अपन ये आपके कह हाँ सकते हैं अपन कि जो अपन चाहते हैं वही इंटरव्यूअर पूछे अपने से। भाई, यही सेम चीज के मीन्स अगर आप यही चाहते हैं कि बिल्कुल इंटरव्यू वही वही क्वेश्चन करे जिसको आपने प्रिपेयर किया है, तो फोकस अपने इंट्रोडक्शन पे करिए। इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि हाँ वो उसी में से क्वेश्चन उठाए, क्योंकि अगर उसने अलग से उठा लिया तो फिर दिक्कत हो सकती है कि आप बता पाए नहीं बता पाए। तो ऐसा रहता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैकेनिकल सिविल, उनका एक ये फिक्स क्वेश्चन है कि व्हाई यू वांट टू स्विच टू आईटी। मैकेनिकल सिविल आपने क्यों ली है, और आप अगर आपने ली भी है तो आप आईटी में क्यों जाना चाहते हैं। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, तो इसको हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए कि मतलब एक थोड़ा सा एक जस्टिफाइड मैनर में कि आप क्यों स्विच कर रहे हैं आईटी में। लाइक मुझसे जब पूछा था तो मैंने भी यही बोल दिया था कि हाँ, सिंस in spite of being mechanical engineering, we cannot confine towards one branch, since this is the
this is the era of technologies, artificial intelligence, machine learning. So all the branches are related to each other. So we cannot just confine with one branch. So we should go towards where the technologies is going. Like explore ourselves in the IT background. लाइक अगर आप आईटी बैकग्राउंड में एंटर करते हैं तो काफ़ी सारा अपने आप को अपने कैरियर को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप केवल अपने कोर ब्रांचेस में रहेंगे तो हो सकता है कि आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ना मिलें और सीखने को भी नहीं मिलेगा। और आईटी का ऐसा है कि अब ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन काफ़ी डेवलप हो चुका है। ऑटोमेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें कोर ब्रांचेस को भी कंट्रोल कर रही हैं कि मैकेनिकल सिविल हुआ, वहाँ भी ऑटोमेशन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का बेस जो है वो आईटी है। तो इस टाइप से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ भाई सारे अब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड अब आईटी पे ही चल रहा है, तो बेटर टू स्विच टुवर्ड्स इन दिस सेक्टर सो दैट वी कैन एक्सप्लोर आवरसेल्फ। ऐसा कुछ आप मतलब बत्ती देना होता है। सेटिस्फाइंग आंसर होना चाहिए। हाँ भाई, जस्टिफाई कर दो आप बस कुछ भी। तो वही है कि कुछ भी ऐसा वर्ड मत बोलो, इतना सब बोलने के पीछे भी ऐसा कोई वर्ड मत बोलो कि जिसको पकड़ के वो पूछ लें और आपसे बने ना। तो कोई हाई फाई वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। मीन्स ऐसा है कि इंटरव्यू में आप भले ही आप इंग्लिश में अगर आप इतने कंफर्टेबल नहीं है तो भी आप बेसिक वर्ड यूज करो। मतलब इतना हाई फाई वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है कि आप एकदम हार्ड इंग्लिश बोल रहे हो, ऐसी जरूरत नहीं है। उनको बस सिंपल इंग्लिश चाहिए और उनके क्वेश्चन उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आपने जस्टिफाई कर दिया बस। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन एक फिक्स है कि भाई आप क्यों स्विच करना चाहते हैं। ये नॉन आईटी के लिए, आईटी वालों से वो पूछते ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। Yes, sir. Sir, related to this languages, if I talk about C, C++, Python, what type of questions means the level of questions? जैसा मैंने अभी बताया था कि लेवल ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन यू, कि आप उनको क्या बोल रहे हैं। कि अगर सबसे पहले वो आपसे ही पूछेंगे कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं और आपको क्या आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आपने बोला कि नहीं मुझे बेसिक्स आते हैं, कि मतलब मैंने सेमेस्टर में अपने बेसिक्स ही पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ा है, तो इससे ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं होगा कि गलत इफेक्ट हो जाए आपके इंटरव्यू पे। मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो आपको जज नहीं करेंगे। आपको बेसिक नॉलेज है तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ये होना चाहिए कि अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे तो वो बनने चाहिए। फिर अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक पूछते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आपने बेसिक बोला तो कुछ तो भी पूछ लेंगे, नहीं। उनका बस मतलब ये है कि आपने जो बोला है वो आप हैं, ऐसा रहेगा। आप मतलब झूठ ना बोलें, बस ये रहता है उनका मेन। और जैसे कोई बोलता है कि भाई आपने ये टेक्नोलॉजी सीखी है, तो फिर वो उस पर क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप अगर आपने ये सीखी है तो फिर डिटेल में घुसेंगे वो उसमें। तो वही है कि आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या बोलते हैं। तो जिसको भी कोडिंग नहीं आती, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड है, जिसको कोडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उसको मैं यही प्रेफर करूंगा कि वो यही बोले कि बेसिक्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, बस इतना बोल दीजिए। फिर उसके बाद वो इंटरव्यूअर उनके हिसाब से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। और आपको बस बेसिक्स पढ़ने हैं कि भाई थोड़े बहुत डेफिनेशंस होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सी सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है और फाउंडर्स क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे टेक्निकल में ही आपको मतलब आपके प्रोजेक्ट को भी उठा लेंगे कि मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे अगर आपने फेवरेट सब्जेक्ट बताया तो आप पूरे सब्जेक्ट को एक ब्रीफ दे सकते हो। मतलब वो ऐसा बोलेंगे कि आपने जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है उसका आप ब्रीफली एक्सप्लेन करो कि आपने क्या क्या पढ़ा है सब्जेक्ट में। तो अगर इंटरव्यूअर को उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा। फिर वो प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं आपके। अगर आपने प्रोजेक्ट पे फोकस किया है तो आप प्रोजेक्ट को डिफाइन करिए पूरा कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया, आपका प्रोजेक्ट में रोल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स में बताया कि भाई मैंने ये कोई डिज़ाइन किया है या ये मशीन बनाई है ऐसा कुछ, तो वो मशीन आपने क्या इनोवेशन किया, ऐसा कुछ पूछेंगे। तो मतलब इन सारे क्वेश्चंस का ऐसा है कि तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मैंने कोई इनोवेशन किया ही नहीं। नहीं भी किया है तो भी कुछ ना कुछ उसमें ऐसा ऐड करो कि हाँ मैंने किया है, ताकि उनको ये लगे कि नहीं तुमने एकदम ऐसा कुछ तो भी नहीं बना दिया है, थोड़ा सा हर चीज़ सोच समझ के बनाई है। तो मतलब ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट एक फॉर्मेलिटी होती है ना। कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, सबमिट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है टॉपिक क्या है ना।
तो वो सब चीज़ें कॉलेज लेवल पे हैं। इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा तो शो करना पड़ेगा कि नहीं आपने प्रोजेक्ट में काम किया है, आपका ये रोल था। और जनरली मतलब प्रेफर करते हैं वो कि अगर आप बोलें कि हाँ आपने लीड किया है प्रोजेक्ट को, या आपका लीडर आपने लीड किया है और पूरा प्रोजेक्ट हैंडल किया है, या कुछ इनोवेट किया है आपने, या आपके प्रोजेक्ट का मार्केट वैल्यू क्या है। मीन्स अगर आप कुछ मार्केट में अपने प्रोजेक्ट को लाते हो तो मतलब ऐसा कि उनको कुछ नया चाहिए। ये वो नहीं होना चाहिए कि आपने वही बोल दिया कि मतलब जो नॉर्मल से प्रोजेक्ट्स बने होते हैं वो सब मत बोलिए कुछ वो, क्योंकि वो चेक तो करेंगे नहीं कि आप बिल्कुल आपने ये बनाया कि नहीं बनाया। तो बेटर है कि मतलब उनको एक जस्टिफाइड मैनर में आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करिए। Okay, sir. So, other than this language related and project related, were there questions related to like day-to-day life or related to like today day-to-day life or COVID-19, something like that related to that? Questions were there? यस यस, लाइक इन एचआर राउंड ऐसा होता है कि जो कोविड रिलेटेड क्वेश्चन है या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये जनरली एचआर राउंड में पूछे जाते हैं। एचआर राउंड में वो क्या करेंगे कि वो आपकी मेंटल लेवल को चेक करते हैं कि आप कैसे सोच पा रहे हैं, या आपके फीडबैक्स क्या हैं, आपके डिसीजंस क्या हैं। जैसे मुझसे उनने एचआर राउंड में ये पूछा था कि मतलब आपको टीसीएस का प्रोसेस कैसा लगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा लगा, आप एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए। तो सबको पता था कि उस टाइम काफ़ी सारे फॉल्ट आए थे कि मीन्स कुछ लोगों के टेस्ट अच्छे से नहीं हुए, कंडक्ट नहीं हो पा रहे थे, कुछ लोगों के बार बार टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे। तो परेशानियां बहुत सारी आई थी उस टाइम, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, है ना। उस टाइम रिसेंट में ही Yes, कोविड yes. था। बिल्कुल। तो मैंने भी फीडबैक में, उन्होंने मेरा फीडबैक मांगा एचआर राउंड में, तो मैंने भी फीडबैक दे दिया था कि हाँ सर मतलब ओवरऑल प्रोसेस अच्छा था, बट कहीं कहीं फॉल्ट भी थे, कहीं कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ आ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो हो सकता है कि सर्वर लोड नहीं ले पा रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मतलब इस टाइप से मैंने बोला तो उनको आंसर ठीक लगा, क्योंकि ऐसा रहता है कि आप आपने प्रॉब्लम बताई और उस प्रॉब्लम का आपने जस्टिफाई भी कर दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये जेन्युइन है, होनी चाहिए, मतलब हो सकती है। तो ये उनको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है इन सारे आंसर से, कि मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल तारीफों के पुल बांध दिए कि नहीं हाँ सर बहुत शानदार था आपका रिक्रूटमेंट, एक कोई दिक्कत ही नहीं आई, एकदम फ्लो में रहा हर चीज, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि प्रॉब्लम्स आई हैं। तो वो इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि मतलब वो एकदम क्वेश्चन ऐसा होगा कि बेसिक सा है, लेकिन उससे ही वो आपको जज करेंगे। तो वो आपको थोड़ा सा उस टाइम सोचना है कि आपको आंसर कैसा देना है जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। तो थोड़ा रियलिस्टिक भी रहो, कि मतलब ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल इमेजिनेशन में चले गए कि आप बिल्कुल आइडियल कंडीशंस बोल दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी में रहना चाहिए। एचआर राउंड में हमेशा आपको एकदम रियलिस्टिक सोच के ही आप आंसर दें तो बेटर है। Okay, sir. So, in a nutshell, we can say that you should be honest while giving interview, and you should be take care of each and every word what you are answering, because they can catch any word and they can question back again या related to that. डेफिनेटली, अगर आपने कुछ भी ऐसा वर्ड बोला और मतलब कोई वैसा टर्म बोल दिया आपने, और सपोज आपको उसकी नॉलेज नहीं, उन्होंने पूछ लेंगे वो, आपने पूरा अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड डाल दिया, वो बोल देंगे व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेल मी द एडवांटेजेस, और ऐसा कुछ भी, कुछ तो भी पूछ लेते हैं वो। तो मतलब अवेयर रहो कि आप क्या बोल रहे हैं और उसको आप जस्टिफाई कर पाओ। एचआर राउंड में एक और ये भी होता है कि हाँ आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, अपनी हॉबीज को भी थोड़ा सा प्रॉपर वे में लेके चलो। जो आप हॉबीज बोलोगे आपको उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। अगर आप कुछ भी बोलते हो, इवन आप फुटबॉल बोल रहे हो कि प्लेइंग फुटबॉल इज माय हॉबी, तो फुटबॉल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और रिसेंट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उस आपकी हॉबी के बारे में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप कुछ अगर लिसनिंग म्यूजिक कुछ भी बोल रहे हैं तो वो उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देंगे ना आप तो भी चलेगा, काम हो जाएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे होता है तो वो कभी कभार वो पूछ लेंगे कि 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेसेस बताओ। तो ये एकदम सरप्राइजिंग हो जाता है अगर प्रिपेयर करके नहीं गए, क्योंकि आप एट अ टाइम आप अपनी 5 स्ट्रेंथ नहीं बता पाओगे, और बता भी पाओगे तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि एटलीस्ट आप अपनी 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेसेस को रेडी रखो, भले ही हो ना हो, है ना। बट उनको जस्टिफाइड मैनर में प्रिपेयर रखो, कि अगर उन्होंने पूछा, अगर आपने बोला कि हाँ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो क्यों है, आपको क्यों लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो फिर आपको बताना चाहिए कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए थे,
तो इस वजह से मैंने ये हैंडल किया, इतने लोगों को, इतनी टीम्स को मैनेज किया। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं लीडरशिप क्वालिटी है मेरे अंदर। या आपकी कोई वीकनेस है, तो आपकी ये वीकनेस क्यों है, आपको क्यों लगता है ऐसा कि ये वीकनेस है, और फिर Okay, sir. Okay, sir, so means your interview was in November. You gave your written exam in October, and your interview was in November. So you were knowing in advance that your interview will be on this date, or they gave yeah, suddenly mail, or they sent just. me the mail before 2 or 3 days before the interview. They sent me the mail of interview and date and time properly. So means And like we can at least get little time to get prepared for the interview. हाँ, और Okay, टीसीएस में ऐसा रहता है कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल जो रहता है उससे सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। सपोज जैसे आपने एनक्यूटी दिया, तो एनक्यूटी का रिजल्ट आता है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जिसका भी रिजल्ट नहीं देते हैं वो उसका वो रिजल्ट होल्ड पे रखते हैं, तो उनका इंटरव्यू ही लेते हैं वो सीधा। रिजल्ट आपका जब तक नहीं आएगा, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा। तो जो अभी कैंपस ड्राइव की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो नॉर्मल एनक्यूटी होते हैं उसमें वो रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन जो अभी ड्राइव चल रही है टीसीएस की, तो टीसीएस की ड्राइव में अगर आपने एनक्यूटी दिया और अगर आपका स्कोर नहीं आया, बाकी सबका आ गया है, तो हो सकता है कि आपका चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो गया है, मतलब आप इंटरव्यू होगा। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल रहता है टीसीएस का, तो उसमें आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो yes, sir. ट्रैक योर एप्लीकेशन में आपका वो आ जाता है कि अगर सपोज आप, तो उसमें लिखा आएगा बेस्ट। बेस्ट आ गया मतलब आपका हो गया सिलेक्शन। और मतलब फिर और अगर इंटरव्यू देंगे तो उसके बाद भी जब ऑफर लेटर वगैरह या ज्वाइनिंग लेटर जो कुछ भी आता है सारा आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। तो आप वहाँ से भी अपने चेक कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस को और बाकी चीज़ों को। ओके सर। और सो और इंटरव्यू के बाद आपको 1 महीने बाद आपका ऑफर लेटर मिल गया था। हाँ, मुझे 1 महीने बाद आ गया था, 1 महीने या 1.5 महीने समथिंग, इतना एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, हाँ, लेकिन उस टाइम आ रफली गया था। 1 or 1.5 month। हाँ, ओके वो तो सर। सर, हाँ। yes sir. So like any advice आप overall जो other students जो prepare कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए उन्हें overall क्या advice देना चाहेंगे in short? ओवरऑल एडवाइस तो मैं ये दूंगा कि पहले अगर आप मतलब देखो, डिजिटल के लिए तो प्रिपेयर करना अलग चीज़ होती है कि आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि हाँ, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं नॉन आईटी के, क्योंकि आईटी वालों का तो इजीली हो जाता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके अगर आईटी स्किल्स अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, तो इजीली हो जाएगा। बट जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, और सिविल जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, तो उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप पहले तो अपना थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे फोकस कर लो इनिशियली। अगर अभी एनक्यूटी नहीं हुआ है तो एनक्यूटी में एप्टीट्यूड पे अच्छा फोकस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ताकि एनक्यूटी एक बार क्वालिफाई हो गया, अगर आपने 75% इंडिविजुअल स्कोर कर लिया तो समझ लीजिए हो जाएगा, आपका पूरे चांसेस हैं। तो एक बार एनक्यूटी हो गया तो इंटरव्यू के लिए बस बेसिक्स पढ़ लो, मतलब जो सी और सी प्लस प्लस के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या गीक्स फॉर गीक्स का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी बेसिक्स मिल जाते हैं सारे। तो जो अभी बेसिक्स ऑफ सी सी एंड सी प्लस प्लस, और जो रिसेंट ट्रेंड्स में जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, इन सब के बारे में ब्रीफली पढ़ लो, मतलब वो पूछेंगे तो आप एक्सप्लेन कर सको, वो डिटेल में जाएंगे नहीं। अगर आप उनको नहीं, जब तक आप बोलते नहीं हो कि आपको एडवांस आता है, तब तक वो आपको एडवांस पूछेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो बेसिक्स अच्छे से पढ़ के जाओ, तो उसमें भी आपका चांसेस पूरे हैं। और इंटरव्यू के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि इंटरव्यू दो, बट ये सोच के मत दो कि इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे इंटरेक्शन टाइप का ये सोच के दो कि हाँ, तुम एक जनरल इंटरेक्शन चल रहा है, ऐसा माइंड में रखोगे कि ऑफिशियल इंटरव्यू है बिल्कुल एकदम, तो पैनिक हो जाओगे। उनको चाहिए स्माइलिंग फेस, कि बिल्कुल आप ऐसे रिलैक्स रहें, Confident। स्माइल, हाँ, कॉन्फिडेंट रहें। भाई, जैसे अभी हमारा इंटरेक्शन चल रहा है उस टाइप से कि हाँ, एकदम चिल रह के, तो हो सकता है कि आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ। पैनिक तो होते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पैनिक होंगे, बट ट्राई टू बी काम। इतना अगर पैनिक होंगे तो आप जो आप पढ़ के गए हैं, या ऐसा रहता है कि इंटरव्यू में आप जो पढ़ के जाते हैं वो कम मैटर करता है। मैटर वो करता है कि जो आपकी जो जनरल कन्वर्सेशंस होती हैं, कि वो बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं,
तो उसमें आप फंबल हो जाते हैं कि क्या बोले, हाँ ना क्या, मतलब समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं। तो मतलब क्योंकि जो आप पढ़ के गए हैं वो तो आपके पास माइंड में डेफिनेशन है, वो तो आप बोल ही देंगे, लेकिन उसके अलावा आप जनरल टॉक कर सकते हैं कि नहीं इंटरव्यू के साथ, वो मैटर करता है। अगर आपने जनरल टॉक कर लिया कि मतलब हाँ ऐसा ऐसा टॉक कर लिया कि हाँ वो बोल रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ भी रैंडमली, तो हाँ आप बात कर पा रहे हैं उनसे। ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिया बस शांत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा, भले ही आप एकदम टू द पॉइंट सही मत बोलो, सही बोलना जरूरी नहीं है, अच्छे से बोलना इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंटली बोलना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर देने ही हैं, नहीं बनेंगे। आप चार में से आपके अगर तीन क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं बने तो भी ऐसा नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से इंटरेक्ट किया है उनसे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो तो वो खुद भी सिखा देंगे ट्रेनिंग में, है ना। उनको चाहिए ऐसा कि हाँ, आप अगर हमारी कंपनी में आते हैं तो आप क्लाइंट से डील कर सकें, कन्विंस कर सकें सामने वाले को, और थोड़ा सा आपके मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होने चाहिए, थोड़ा सा बात करने का तरीका, एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए, वो सब। Okay, sir. Sir, it was really nice talking to you, and hearty congratulations from UEC News for your placement. And really, really, I personally think that it was really a great interview and interacting with you. And thank you, sir, for giving your auspicious time. Thank you. थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। Thank you, everyone. Stay tuned for more such interviews. Till then, take care and stay safe.